नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गढ़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। जो हमारी पीछे क्लास चल रही थी उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे थे 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है, यहां तक हमने बात की थी। फिर मैंने बताया था 1929 में लाहौर अधिवेशन, यहां से आज हम शुरू करेंगे। लाहौर अधिवेशन इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यानी आप देखो 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट जिसमें अधिराज्य की मांग की गई थी, और इस लाहौर अधिवेशन में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कभी कभार पूछा जाता है कि सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई, तो आप बताओगे लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया। ये लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था, इसीलिए इसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। साथ ही पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तीन गोलमेज सम्मेलन हुए। एक पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। ठीक है। 1930 जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, इसीलिए 1930 का गोलमेज सम्मेलन या प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ। ठीक है। इसके बाद बात आती है 1931। ये 1931 गोलमेज सम्मेलन में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी इस गोलमेज सम्मेलन को में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले हम बात करते हैं इस गोलमेज सम्मेलन 1931 से पहले की घटना। तो गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इरविन गांधी समझौता या गांधी इरविन समझौता, एक ही बात है, गांधी समझौता। गांधी और इरविन का समझौता, यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। इस गांधी इरविन समझौते में, गांधी और इरविन समझौते में कुछ शर्तें रखी गई थी। सबसे पहली शर्त यह रखी गई कि आप जो इरविन ने गांधी को कहा कि जो आप सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रखा है या छेड़ रखा है, इसे आप समाप्त कर दीजिए। ठीक है। फिर साथ ही इरविन ने यह कहा कि गांधी जी की जो प्रस्ताव था उसमें कहा गया कि आप जो भी उपद्रवी थे, जिनको आपने गिरफ्तार कर रखा है उनको छोड़िए। तो इरविन ने यह कहा कि जो भी हिंसा के आरोपियों को छोड़कर हम जो भी बाकी कैदी है उन्हें छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे। ठीक है। और साथ ही ये भारतीयों को ये स्वतंत्रता दी गई कि समुद्र के किनारे आप नमक निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसी समझौते के बाद गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए। ठीक, तो ये हम बात लिख देते हैं। गांधी इरविन समझौते में पहली बात क्या कही कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करें। ठीक है। दूसरी बात क्या थी कि हिंसा के उपद्रवियों या कैदियों को छोड़कर बाकी सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा।
ठीक है। फिर तीसरी बात क्या थी, तीसरा इसमें कहा गया कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक निकालने की छूट दी गई। इन्हीं शर्तों के साथ गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए राजी हो गए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस बात को हम आगे करेंगे। बात आती है 1931 गोलमेज सम्मेलन। यानी गांधी और इरविन के मध्य समझौता होने के बाद गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन दूसरे में भाग लेने के लिए पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति थे विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल, इन विंसेंट चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी। ठीक है, फिर बात आती है गोलमेज सम्मेलन में ऐसा क्या हुआ कि इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन को भी असफल घोषित किया गया। इसमें हुआ क्या, गांधी और अंबेडकर के मध्य मतभेद हो गया था। मतभेद। अंबेडकर चाहते थे कि जिस प्रकार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली चल रही है उसी प्रकार दलितों को भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल कर दिया जाए। इसी बात को लेकर गांधी और अंबेडकर के मध्य मतभेद हो गए। ठीक है, अब जब गांधी जी और अंबेडकर के मध्य मतभेद हुआ तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। अब क्या हुआ कि 1931 में ही इसी गांधी इरविन समझौते के तहत ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन को संबोधित कर जब भारत वापस पहुंचे तो गांधी जी के खिलाफ कई नारे हो रहे थे। इस चक्कर में क्या हुआ कि गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में, पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, एक तरफ गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में बंद कर दिया, दूसरी तरफ क्या हुआ कि इस बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और अंबेडकर की बातों को रखते हुए इन्होंने सांप्रदायिक दलितों के लिए भी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। ठीक है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता से अंबेडकर और गांधी के मध्य पूना की यरवदा जेल में ही पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ, जिसके तहत दलितों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये बात लिख देते हैं। दलितों की सांप्रदायिक पंचायत को अंग्रेजों द्वारा
स्वीकार लिया। ठीक है, यानी दलितों द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अब दूसरा था, अब गांधी जी का जब पता चली तो गांधी जी ने यहीं से ऊना की येरवदा जेल से ही आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। गांधी ने ऊना की येरवदा जेल से ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब ये बात गांधी जी को पता चली कि अंग्रेजों ने दे दिया आरक्षण, सांप्रदायिक पंचायत की बात कर दी, तो इस चक्कर में गांधी जी ने जेल से आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मध्यस्थता से गांधी व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। ये पुणे की येरवदा जेल से हुआ, इसीलिए इसी समझौते को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पूना पैक्ट या समझौता। पूना पैक्ट या पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना की येरवदा जेल से शुरू हुआ। और ये हुआ कब? तो ये हुआ सितंबर 1932। ठीक है, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। ओके, ये हुआ अपना गोलमेज सम्मेलन सेकंड कंप्लीट। अब हम आगे चलेंगे 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ये अधिनियम किसी भी ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम है, यानी भारत के लिए पारित सबसे बड़ा अधिनियम है। साथ ही ये अधिनियम इतना इम्पोर्टेंट है कि आप देखो कि भारतीय संविधान के 70% जो प्रावधान है वो 1935 अधिनियम से ही लिए गए हैं। इस अधिनियम ने भारत में राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण तथा प्रथम कदम माना जाता है। साथ ही इस अधिनियम से उन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हुई और इसमें जो दोहरा शासन प्रांत और केंद्र में दोनों में था, वो दोहरा शासन प्रांतों से समाप्त कर उसे सिर्फ केंद्र में ही लागू कर दिया। देख लेते हैं पहला, हाँ, इसमें या इसे ब्रिटिश संसद से पारित सबसे बड़ा अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, फिर इसे भारत में राजनीतिक एकीकरण का महत्वपूर्ण या प्रथम कदम माना जाता है और इसमें अखिल भारतीय संघ
की स्थापना की। साथ ही इस अधिनियम में यानी 1935 अधिनियम की जो प्रस्तावना थी वो एज इट इज जो 1919 की प्रस्तावना थी, जो उत्तरदायी शासन की बात कही गई थी, उसे एज इट इज यही स्वीकार कर लिया गया। यानी 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इस अधिनियम की प्रस्तावना स्वीकार कर लिया गया था और इसके साथ ही प्रांतों का दोहरा शासन, प्रांतों के दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तथा इस अधिनियम में सूचियों को लेकर विषयों का बंटवारा किया गया। ठीक है। इसमें सूचियां 3 सूचियां आप पढ़ते हो, आज भी वर्तमान में भी 3 सूचियां। एक थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची, एक थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, संघ सूची के तहत 59 विषयों को शामिल किया गया, राज्य सूची के तहत 54 विषयों को शामिल किया गया तथा समवर्ती सूची के तहत 36 विषय। साथ ही ऐसे विषय जिनका ना उल्लेख संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची हो, इन विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। अवशिष्ट विषय, ठीक है। इन्हें आप रेजिडियरी पावर भी कह सकते हो, रेजिडियरी पावर्स। ठीक है। इसमें लिखते हैं ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में ना हो। ठीक है। ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में ना हो अवशिष्ट विषय कहते हैं। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को ठीक है। यानी अवशिष्ट विषय क्या है या रेजिडियरी पावर्स क्या है? ऐसे विषय जिनका उल्लेख ना तो संघ सूची में है, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर जनरल को था। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लिया आपने। जो अवशिष्ट विषय थे, मैंने आपको बताया अवशिष्ट विषयों पर गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार है। इन अवशिष्ट विषयों पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य से राष्ट्रपति को कानून बनाने का अधिकार होता है। ठीक है। तो वर्तमान में गवर्नर जनरल राष्ट्रपति ही है। चलिए दोस्तों, अब इस 1935 में और क्या प्रावधान किए गए? इस 1935 अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया तथा बर्मा के लिए एक अलग कानून की बात कही गई। साथ ही बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। साथ ही जो बॉम्बे था, जिसके साथ सिंध प्रांत था, उस सिंध प्रांत को बॉम्बे से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया तथा बर्मा के लिए अलग
कानून की बात करेंगे। कहीं कहीं बाय मिस्टेक मैंने आपको बता दिया था कि उड़ीसा से बिहार को अलग कर दिया था, परंतु यहां पर बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। ठीक है, बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया। और इस अधिनियम की क्या विशेषता है? इस अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ठीक है, इसी अधिनियम द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई। प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। आरबीआई की स्थापना हुई और भारत में पहले संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। पहले संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, अब पूछ ले कि पहला फेडरल कोर्ट कब स्थापित हुआ? तो पहला फेडरल कोर्ट 1937 में। ठीक है, इस फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश कौन थे? तो इस फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वेर। ठीक है, इस 1935 के बारे में कुछ टिप्पणियां हैं। इसमें पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। दूसरी, पंडित नेहरू ने इस अधिनियम को ऐसी गाड़ी की संज्ञा दी जिसका इंजन नहीं है, परंतु इसके कई ब्रेक लगे हुए हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके दोस्तों, आज 1935 अधिनियम हमने पढ़ा। आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों, आज की क्लास अपने आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।